हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं हम पार्ट 2 लेके। पार्ट 2 किसका? लोकतांत्रिक राजनीति के जो वीवीआई क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे, 30 वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में जो हम जानकारी ले रहे थे, जो आपके एनसीईआरटी और बीटीसी बुक से लिया गया है, उसके दूसरे पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20, 11 to 20 नंबर क्वेश्चंस के बारे में आज बात करें, यानी वीडियो नंबर 2 के बारे में। आपको याद होगा मैंने वीडियो नंबर 1 बना दिया है। वीडियो नंबर 1 आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हो, जाके देख लीजिए। वहां हमने लोकतंत्र से संबंधित जो भी बातें, यानी ये लोकतंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, लोकतंत्र कंसेप्ट को बेटर से पढ़ा था और हर एक क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से, बड़ा ध्यान से समझा था और पूरे एक वीडियो में 10 क्वेश्चन समझाया था। ठीक है, और आज हम पार्ट 2 की ओर हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से 20 की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन और लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बीटीसी बुक या एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। आपको ये बात पता है। और आज हम विशेष रूप से कहने का मतलब है कि आज सत्ता की साझेदारी पे हम चर्चा करने वाले हैं, यानी सत्ता की साझेदारी में से जो रेलिवेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे, यानी हमारे लोकतंत्र में एकता कैसे बनी रहे, अखंडता कैसी बनी रहे, ताकि लोकतंत्र हमारा टूटे ना। तो उससे संबंधित जो भी एग्जाम में के क्वेश्चन है, जो भी बुक के क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे ले लिए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीटीसी बुक से लिए गए हैं और एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते, क्योंकि टॉपिक में बहुत कुछ समझना है। और एक बात मैं बता दूं, मैं ये 30 क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं ये जान के बता रहा हूं कि मैं पूरा बुक पढ़ा रहा हूं। और इस क्वेश्चन के अलावा कुछ जैसे कि टर्म्स आए, परिभाषा सब आएंगी, तो क्वेश्चन में ही वैसे टर्म्स सब आ गए हैं। जैसे यहां देखिए आप, जैसे कि सामाजिक भिन्नता, सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर, सामाजिक विभाजन, जातिगत असमानताएं, उसके बाद सत्ता में साझेदारी, उसके बाद राजनीतिक दल, उसके बाद दबाव समूह, तो ये सारे के सारे इसमें आ चुके हैं। तो जब आ चुके हैं इसमें, तो हम इसको इसी में पढ़ लेंगे। यानी ये 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन के साथ 5 और परिभाषाएं हैं, यानी टोटल मिला के हम 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। टोटल मिलाए क्या, आप इतना समझिए कि इस 30 क्वेश्चन में आप पूरा का पूरा सिविक्स पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते अपने कंसेप्ट की ओर और देखते हैं पार्ट 1 में जो मैं 10 क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बाद पार्ट 2 में हम कौन से 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले। तो हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए आज ही कंसेप्ट को जानने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए रेलिवेंट है। तो चलिए फ्रेंड, जानने की कोशिश करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकती। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए, मैंने आपको पहले कह दिया, इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जिन क्वेश्चन से आपको यह पता लगेगा कि हमें अपने लोकतंत्र को कैसे बचाना है। लोकतंत्र संबंधी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, अब हमें यह देखना है कि हम अपने लोकतंत्र को कैसे बचा सकते हैं। यहां विभिन्न प्रकार के लोग हमारे देश में रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के भाषा, क्षेत्रवाद, यानी हर जगह भिन्नता है, लेकिन तब भी हम एक है। इसे कहते हैं अनेकता में एकता। तो यह एकता हमेशा बनी रहे, अनेकता में एकता कैसी बनी रहे, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो पिछले क्वेश्चन हमने देखा था। तो आज हम इसी बात करेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे इस एकता को बनाए रखा जाए, आखिर क्या हम करें कि एकता को बरकरार रख सके, ताकि हमारा लोकतंत्र लंबे समय तक कायम रहे। आइए, तो यहां पे लिखा हुआ है हर समाज, पहले सामाजिक भिन्नता का मतलब हम समझ लेते हैं। सामाजिक भिन्नता का मतलब और सामाजिक विभाजन का, दो परिभाषाएं हैं, दोनों परिभाषा को समझ लीजिए। क्वेश्चन भी हो जाएगा, परिभाषा भी हो जाएगी। सामाजिक भिन्नता का मतलब क्या होता है? देखिए सामाजिक मतलब जहां पे इंसान रहते हैं, भिन्नता मतलब क्या, अलग अलग, यानी यहां पे हमारे समाज में सब अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग धर्म है, अलग संस्कृति वाले लोग हैं, उसका मतलब अलग जाति है, कोई स्वर्ण जाति, कोई दलित जाति, यानी हर प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। कोई भाषा को लेकर भिन्नता, महिला और पुरुष में भिन्नता, यानी अनेक प्रकार की भिन्नता आपको यहां पे मिलेगी। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह क्या है, तब भी हम एक है। लेकिन अगर इस भिन्नता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, अगर इनको संभाल के नहीं रखा गया, तो एक दिन सामाजिक विभाजन हो सकता है। जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, क्योंकि हमारे बीच में जो भिन्नता थी हिंदू मुसलमान में, वो क्या हो गई, सामाजिक विभाजन का रूप पकड़ ली और हम दो टुकड़ों में टूट गए। तो हम लोकतंत्र को यह हमेशा सोचना चाहिए कि सामाजिक भिन्नता आप कभी खत्म नहीं कर सकते, सामाजिक भिन्नता आप कभी खत्म नहीं कर सकते, आप जाति खत्म नहीं कर सकते, धर्म खत्म नहीं कर सकते, सरकार प्रयास में लगी हुई, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हो सकता, भाषा खत्म नहीं हो सकता, क्षेत्रवाद कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन सामाजिक भिन्नता नहीं, ठीक है, लेकिन उस सामाजिक
सामाजिक भिन्नता को आप सामाजिक विभाजन ना बनने दें। ठीक है, तो यहां पहले सामाजिक भिन्नता और सामाजिक विभाजन का अंतर पता लग गया आपको कि यानी कि सामाजिक भिन्नता में जब ज्यादा अंतर चलाता है, यानी कि जो दो भिन्न भिन्न वर्ग के लोग में ज्यादा अंतर चलाता है तो वो सामाजिक विभाजन बन जाता है। बात समझ में आ रही है आपकी? यानी वहां बंटवारा होने लगता है दो वर्गों के बीच में, उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। तो सामाजिक भिन्नता, हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं तो वही सामाजिक भिन्नता कहलाती है। अलग भाषा, अलग धर्म, अलग मजहब, अलग संस्कृति, अलग क्षेत्र, अलग भाषा बोलने वाले, यानी अनेक प्रकार की भिन्नता है और ये भिन्नता है हमारे देश में, इसे सामाजिक भिन्नता कहते हैं। और भारत देश भिन्नताओं का देश है, अनेकताओं का ही देश है, लेकिन तब भी हम क्या है, एक है। और सामाजिक विभाजन, मैंने बताया आपको कि सामाजिक भिन्नता की वजह से सामाजिक विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन मतलब बंटवारा नहीं होना चाहिए हमारे समाज का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। यानी प्रत्येक ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सामाजिक भिन्नता समाज को बांट देगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सामाजिक भिन्नता, हाँ कहीं कहीं सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप पकड़ लेती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे बेल्जियम में याद कीजिए कहानी, डच और इसके बीच में क्या, फ्रेंच के बीच में हुई थी। तो आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है, मैंने सबका कुछ वीडियो बना दिया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए, हर चैप्टर की वीडियो सेपरेट बनी हुई है। तो हर सामाजिक भिन्नता, लेकिन सामाजिक भिन्नता ही सामाजिक विभाजन का रूप पकड़ती है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकती, ये बताइए। बिल्कुल हर जगह सामाजिक, एक एग्जाम्पल में समझाता हूं आपको। एक बार क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में भी आप देखिए अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, बोलिए हाँ। लेकिन हुआ क्या, जब एक बार यूपी और बिहार के लोगों को यहां से भगाया जा रहा था तो ये सारे के सारे मराठी एक हो गए थे और यूपी और बिहार वाले लोगों पे अत्याचार करने लगे थे, वहां से लोगों को भगाने लगे थे। तो यहाँ पे ये अलग अलग थे, लेकिन क्या हो गई, ये एक हो गए। और किनके प्रति एक हो गए, यानी कि उनको लगा कि बिहारी और जो यूपी वाले लोग जो वहां पे रोजगार पाने के लिए आए हैं उनको वहां से निकाला जाए। तो इसलिए क्या हो गए, महाराष्ट्र के जो भिन्नता लोग थे वो एक हो गए, वहां विभाजन। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई कहा कि चलिए भाई हम क्या ना हिंदू हैं, मुसलमान है, नहीं, वहां पे सारे मराठी एक हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलिए भाई हम छोटी जाति बड़ी जाति, वहां पे सब जब मराठी की बात आई महाराष्ट्र की तो वहां सब एक हो गए और इनको वहां से निकलना पड़ गया, इनको निकालने की कोशिश की गई। अब एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, भारत देश मान लीजिए, हमारे भारत देश में अनेकता है, आप बोलोगे हाँ, अनेक प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, आप बोलोगे हाँ। लेकिन जब बात दूसरे देश से लड़ने की बात आ जाए, जब चाइना से लड़ने की बात आ जाए तो हम सब एक हो जाएंगे और जाके चाइना से लड़ाई करेंगे या पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे। हम वहां पे ये नहीं कहेंगे कि चलो भाई हिंदू तुम जाओ, हिंदू मेरे में, हिंदू बोलेगा मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए, मुसलमान बोलेगा भाई तुम्हारे मेरे में कभी एकता ही नहीं था, हम भिन्न आदमी, जाओ तुम। छोटी जाति बोलेगी हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, बड़ी जाति बोलेगी जाओ तुमको जाना है लड़ने के लिए, जाओ वहां। लेकिन हम भिन्न हैं, लेकिन जब एकता की बात आती है, जब हम किसी से लड़ने की बात करते तो हम क्या जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो वहां भिन्नता एक हो गई, वहां भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं पकड़ी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तो हर जगह सामाजिक भिन्नता जो है वो सामाजिक विभाजन नहीं होती, कभी कभी जरूरत पड़ती है सारे के सारे भिन्नता क्या हो जाती है, एक हो जाती है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रत्येक सामाजिक विभाजन सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं पकड़ती। क्लियर है, अंडरस्टैंड है? यहाँ पे सामाजिक भिन्नता और सामाजिक विभाजन का मतलब आपको पता लग गया होगा, आई होप आपको पता लग गया होगा। चलिए, ये बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये बात इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको समाज से अवगत कराना है कि समाज के अंदर कैसे कैसे हम अलग हो सकते हैं, हमारे लोकतंत्र में बंटवारा हो सकता है, हमारे लोकतंत्र का खंडन हो सकता है, इस बात को पढ़िए। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, सामाजिक भिन्नता। हम भिन्न हैं, हम स्वीकार करते हैं भिन्न है और ये भिन्नता कभी खत्म भी नहीं हो सकती, लेकिन हमें ऐसा करना है कि सामाजिक विभाजन का रूप ना पकड़े। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और था, ठीक है, आपको पता लग गया होगा। अब क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, ये 12 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम कि सामाजिक अंतर अब क्या होता है और सामाजिक विभाजन क्या होता है। देखिए, ऊपर की बात आपको समझ में आ गई, सामाजिक भिन्नता और सामाजिक विभाजन। अब ये जो सामाजिक विभाजन है, बात क्लियर है। अब ये सामाजिक अंतर क्या होता है, सामाजिक अंतर क्या होता है, देखिए इधर मान लीजिए एक है दलित, एक दलित जात है और एक है स्वर्ण जात। दलित और स्वर्ण का मतलब क्या होता है, दलित का मतलब होता है जो छुआछूत होती है और स्वर्ण का मतलब होता है जो बड़ी जाति होती है। अब हमारे समाज में क्या होगा, दलित और स्वर्ण जाति में हमेशा भेदभाव होते रहता है, यानी दलित जाति भेदभाव नहीं करती, स्वर्ण जाति क्या करती है, बड़ी जाति क्या करती है, छोटी जाति से छुआछूत का भेदभाव रखती है। अब उसको क्या बोलेगी वो, कि क्या बोलेगी उसको कि तुम जो है अब मेरे घर नहीं आओगे, या तुम्हारा छुआ हुआ मैं नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगा, या फिर नहीं लूंगा, या तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तो हम क्या होते हैं, समाज में उसको अलग रखते हैं और हम क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, इस छोटी जाति में
छोटी जाति में जो अल्पसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, यानी जो दलित होते हैं, उनमें एक भावना पैदा होती है। क्या भावना पैदा होती है कि ये समाज शायद मेरा नहीं है, ये समाज में मुझे नकारा जा रहा है, इस समाज में उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो हमसे अलग होता जाएगा, अलग होता जाएगा, अलग होता जाएगा। हम भी उसे विशेष नहीं ध्यान देंगे तो वो धीरे धीरे हमसे अलग होगा, तो वो बन जाएगा सामाजिक अंतर। जब सामाजिक भिन्नता, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक भिन्नता ही सामाजिक अंतर बनती है, और जब सामाजिक अंतर बन जाएगी तो सामाजिक विभाजन हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है? सामाजिक भिन्नता ही क्या लेती है? सामाजिक अंतर। यानी समाज में भिन्नता तो है, लेकिन जब ये अंतर लेने लगे, यानी कि जब अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों की संख्या कम हो या छोटी जाति हो, तो उनको जब लगे कि हम अलग, हमको नकारा जा रहा है समाज से, तो वो समाज से अपने आप को अलग समझने लगेंगे, और जब अलग समझ लगेंगे तो हम लोग उनके बीच में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, और अंतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सामाजिक विभाजन होगा। ये बात तो क्लियर है। 1947 की कहानी बार बार बता रहा हूं। मुसलमानों को ये लगने लगा था कि देश के हिंदू जो है, ये भारत के जो हिंदू है वो अपने लिए सारे नियम कानून बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में है, तो उनको लगा कि नहीं, ये देश हमारा नहीं है। उन लोगों ने क्या, अलग की मांग कर ली। वैसे ही हमारे समाज में जब दलितों को ये लगने लगा कि ये देश, ये गांव हमारा नहीं है, ये कहने का मतलब है कि ये जगह हमारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्वर्ण जाति के लोग हमको नहीं मान रहे हैं, जो अपने अंदर वो बैठा लेंगे, तो ऐसा बैठाने से क्या होगा, वो धीरे धीरे हमसे दूरियां बनाने लगेंगे, समाज में क्या होने लगेगा? अंतर पैदा होने लगेगा, और अंतर पैदा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो सामाजिक विभाजन बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हर जगह जहां जहां भिन्नता है, अगर वो अंतर में बदल जाए, धीरे धीरे हम लोग अगर दूर होने लगे, तो एक दिन विभाजन बन जाएगा। घर में दो भाई हैं मान लीजिए, और दो भाई के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है, एक वो उसको नहीं टोक रहा है, वो उसको नहीं टोक रहा, मान लीजिए सपोज दैट नहीं टोक रहा है, तो नहीं टोक रहा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेकिन एक दिन हम लोग बात कर लें, एक दिन हमको कोई आके मिला दे, तो हम लोग अलग होने को क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो लोकतंत्र यही चाहता है कि सामाजिक अंतर पैदा ना हो, समाज में भिन्नता है लेकिन ये अंतर ना बने। इसलिए समाज में क्या करता है लोकतंत्र? सबको साझेदारी करवा देता है, ताकि सब मिल के रहें, ये अंतर ना हो। जैसे दो भाई बिना बात के अलग अलग हो गए, तो सरकार चाहती है कि ये दो अलग अलग लोग हैं उनको मिलाया जाए, अंतर पैदा ना हो, क्योंकि अंतर पैदा होगा तो क्या बन जाएगा? सामाजिक विभाजन बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तब लेता है जब समाज की भिन्नता सामाजिक अंतर बन जाती है, और अंतर लंबे समय तक, मतलब कि अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब अल्पसंख्यकों को लगता है कि ये समाज हमारा है ही नहीं, तब जाके क्या बन जाता है? वो सामाजिक विभाजन। वो बोलता है कि हमको इस समाज से अलग होना है, इस समाज में हम नहीं रह पाएंगे। जैसे दो भाई आपस में अलग हो जाते हैं क्योंकि उनमें एकता नहीं रहती है, तो वो सामाजिक विभाजन बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो पूरा का पूरा खेल है भिन्नता पर। अगर सरकार सब पे ध्यान नहीं देगी तो ये लोग अपने आप में अलग हो जाएंगे, और जब अलग हो जाएंगे सामाजिक विभाजन हो जाएगा, और हम अपने देश के टुकड़े नहीं करना चाहते। सामाजिक विभाजन होगा तो एकता में टकराव आएगी, और एकता टूटेगी तो लोकतंत्र भी क्या होगा? विनाश होगा। चलिए, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? जातिगत असमानताएं जारी हैं। आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि मुझे ये बताइए कि भारत में कैसे जातिगत असमानता, यानी कि जाति जाति पे असमानता अभी भी है। हम कहते हैं कि नहीं सब एक हैं, हम कहते हैं कोई किसी जाति में शादी कर सकता है, लेकिन बताइए कोई दो कारण तो बताइए कम से कम जो लगे कि जाति में असमानता, यानी एक जाति, सभी जाति समान नहीं है। तो पहला कारण, अगर मान लीजिए एक जाति ने किसी दूसरी जाति से शादी कर लिया, या बड़ी जाति ने छोटी जाति में जाकर शादी कर लिया, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उसको समाज से बर्खास्त कर देते हैं, या उसे घृणा मानने लगते हैं, उसको समाज में नहीं आने देते। बताओ ये कारण हुआ कि नहीं हुआ? जाति का असमानता। तो शादी का पहला कारण हुआ कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जाति से शादी कर लेता है, जाति से यानी अंतर विवाह, जाति विवाह कर लेता है, तो एक छोटी जाति बड़ी जाति में क्या हो? टकरार पैदा हो जाता है, और शादी करने के बाद उन्हें हम घर में आने नहीं देते, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें तरह तरह की सुविधाओं से वंचित कर देते हैं। तो ये एक जातिगत असमानता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मानते हैं, मान लीजिए कभी गांव में भोज होता है, कहीं भोज होता है, तो छोटी जाति बड़ी जाति दोनों जाती है, दोनों क्या एक साथ बैठे खा लेगी? नहीं, कभी दोनों एक साथ बैठ के नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? क्योंकि वो छुआछूत मानते हैं बड़ी जाति। तो जब छोटी जाति बड़ी जाति एक साथ कहीं बैठ भी जाती है, तो बड़ी जाति उठ जाती है, बोलो ना हम ना खाएंगे इनके साथ, हम नहीं खाएंगे इनके साथ। तो हम कहते हैं शिक्षित होने के नाते कि नहीं अब जातिगत असमानताएं खत्म हो रही है, लेकिन जब धरातल की बात आती है, जब वास्तविकता की बात आती है, तो ये दिखने को मिलता है। तो दो पहलू मैंने बता दिया आपको कि भोज खाए समय हम घृणा करते हैं, और कोई शादी कर ले तब भी घृणा होती है, तब भी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर एक जाति से दूसरी जाति में अगर विवाह कर लिया जाता है तो उसको समाज से बर्खास्त कर दिया जाता है, जाति से निकाल दिया जाता है। तो दो, इससे बढ़िया दो एग्जाम्पल नहीं हो सकते तो ये बताने के लिए कि अभी भी हमारे देश में जातिगत असमानताएं हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। देखिए पहले धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा पढ़ लीजिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि वैसा देश जहां पे सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, किसी एक धर्म को विशेष अधिकार ना मिले, जितने भी धर्म है वहां पे सबको बराबर अधिकार मिले, यानी जो नियम है वो सबके लिए है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों धर्मनिरपेक्ष देश है? क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कई धर्म है और सभी धर्मों को क्या मिला है? समान अधिकार मिला हुआ है, समान समता मिली हुई है। तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन कहने से नहीं काम चलेगा। बोल रहा है कि कोई दो प्रावधान बताओ, कोई दो प्रावधान, कोई दो चीज का जिक्र तो पहले करो आप, जिससे आपको लगे कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो चलिए मैं बताता हूं। आपने कभी यह सुना है कि भारत सरकार ने संविधान के तहत या संविधान में कहीं ऐसी बात लिखी गई है कि हिंदू को विशेष अधिकार दिया जाएगा या मुसलमानों को विशेष अधिकार दिया जाएगा? कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि संविधान में लिख दिया गया है कि किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिलेगा। तो एक पॉइंट तो आपको पता लग गया, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा गया है कि सभी धर्मों को क्या मिलेगा? बराबर अधिकार मिलेगा। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। सभी धर्मों को क्या मिलेगा? बराबर अधिकार मिलेगा। क्लियर है? तो एक बात तो ये पता लगी। दूसरी बात कह रहा है कि कम से कम दो बात बताइए, दो प्रावधान का जिक्र कीजिए। एक प्रावधान तो हो गई कि भाई संविधान में नहीं लिखा हुआ है, और दूसरा प्रावधान मान लेते हैं कि हमारा जो देश है इसमें सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। हाँ, रहते हैं। अगर किसी धर्म को विशेष मान्यता मिली होती तो धर्मों में टकराव होता कि नहीं होता? हाँ, बोलो होता। तो हमारे देश में सब मिलके रहते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश घोषित है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म मिलके रहते हैं। संविधान में ये बात लिखी गई है कि यहाँ पे किसी धर्म को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। तो दो बातों से हम कंफर्म पता लगा सकते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आइए अब आती है क्वेश्चन की यहाँ की बारी। ये अगर आपने यहां तक क्वेश्चन समझ लिया 1 to 14, तो आपको इसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर देने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा बताइए, सामाजिक भिन्नता, सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर, ये सबसे डर, ये एक डर है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र डरती है कि कहीं इस सब का सामना ना हमें करना पड़े, कहीं सामाजिक विभाजन की वजह, सामाजिक भिन्नता की वजह से सामाजिक विभाजन ना हो जाए। तो इसके लिए क्या करती है सरकार? सत्ता में साझेदारी करती है। अगर सत्ता में साझेदारी, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए सत्ता में साझेदारी का मैंने सब चीज बताया। वहां दिखाया है मैंने कि सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है। ऊर्ध्वाधर होती है, क्षैतिज होती है, यानी कि हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद विधायिका 3 काम करती है, तीनों में बांट दिया जाता है अपना अपना काम। ये कार्यपालिका विकास का काम करे, न्यायपालिका ये करे, विधायिका ये करे। उसके बाद नीचे यानी कि केंद्र सरकार संघवाद, केंद्र सरकार राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार क्या बोलते हैं स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सबको देगी। तो ये सत्ता का साझेदारी है। लेकिन हमें यह समझना है कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। मैंने वीडियो सेपरेट बना दिया है, वहां जाके देख लीजिएगा। लेकिन यहां मैं समझाने की कोशिश करूं कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। आइए हम जिक्र करते हैं सत्ता की साझेदारी होती क्या है। बताइए, ये बात तो कहीं ना कहीं मन में डर थी कि सामाजिक विभाजन, सामाजिक भिन्नता जो है, यानी समाज में जो अलग अलग लोग हैं वो कहीं विभाजन ना हो जाए, कहीं समाज हमारा टूट ना जाए, अलग अलग ना हो जाए। इसीलिए सरकार क्या करती है? सत्ता में साझेदारी कर देती है। अभी हमने चर्चा किया कि ए एक छोटी जाति है, बी एक बड़ी जाति है। अगर बड़ी जाति छोटी जाति पे अत्याचार करेगी तो ए क्या होगा? बी से अलग होने लगेगा, ए समुदाय बी से अलग होने लगेगा। ऐसा होने लगेगा कि फिर ये दोनों क्या होगा? अपने आप में विभाजित कर लेगा, समाज को 2 भागों में बांट देगा, बोलेगा हम अलग रहेंगे, तुम अलग रहो, तो समाज का विभाजन हो जाएगा। सरकार कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे? ए को भी अधिकार देंगे और बी को भी अधिकार देंगे। जितना अधिकार ए को होगा उतना अधिकार बी को होगा। कहने का नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार दोनों को होगा। अब सरकार बोलती है चुनाव लड़ने का अधिकार दोनों को होगा। आप बोलोगे सरकार मैंने छोटी जाति खड़ा हो जाती है तो फिर उसको वोट कौन देगा? उसकी संख्या तो बहुत कम है। तो सरकार इसके लिए क्या करती है? आरक्षण दे देती है कि इस बार केवल छोटी जाति ही लड़ेगी या इस सीट से केवल छोटी जाति लड़ेगी। अब बताओ, अब उस सीट से कोई बड़ा जाति खड़ा ही नहीं होगा। तो आरक्षण इसलिए बना गया है कि जो अल्पसंख्यक है उनको आगे निकाला जाए, जो समाज में दबे हुए उनको आगे निकाला जाए। क्योंकि अधिकार तो सबको संवैधानिक बराबर मिला हुआ है, लेकिन उनकी संख्या कम है। डोम, चमार जो छोटी जाति होती है उनकी संख्या क्या है? कम है। तो कम है तो वो अगर वो खड़े भी हो जाएंगे तो वो जीतेंगे नहीं। लेकिन सरकार ये फिक्स कर दे कि नहीं, इस बार केवल डोम ही खड़ा होगा, या इस बार केवल राम ही खड़ा होगा, या केवल दलित ही जात खड़ा होगा, तो जीतने का चांस रहेगा उसका। क्योंकि अब वोट तो केवल दलित को ही मिलेगा, क्योंकि वहां से वही खड़ा हो सकता है। अब तो 110% जीतेगा वोट दलित। तो इसीलिए आरक्षण का निर्माण इसलिए किया था। बहुत आदमी कहते हैं आरक्षण गलत। मैं तो कहता हूं आरक्षण बहुत 110% सही है। आरक्षण इसलिए सही है क्योंकि जिस दिन आप जाति को भूल जाएंगे, जिस तरह दिन सामाजिक भिन्नता बदल जाएगी, उस दिन आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आज महिला पुरुष में आरक्षण है, क्यों?
क्यों? क्योंकि महिलाओं को सरकार चाहती है आगे निकलने दे। हमारे समाज के पुरुष महिला को आगे निकलने नहीं देते, तो हम उनके लिए क्या करें, सीट रिजर्व कर देंगे। अब आएगी तो महिला ही आएगी, चाहे किसी भी चुनाव में देख लीजिए या किसी भी नौकरी में देख लीजिए, ऐसा होता है। क्यों? ताकि इस लोकतंत्र में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, वो भी आगे आ जाए, वो भी क्या आगे आ जाए। अगर समान अधिकार दे देंगे तो बड़ी, जिनकी संख्या ज्यादा है वो, जो दमदार है, वो छोटे को आने नहीं देंगे। इसीलिए सरकार क्या करती है, आरक्षण देती है, ताकि तुमको ही अब आना होगा आगे, तुम ही आओगे आगे। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी सत्ता की साझेदारी। ये आरक्षण का प्रावधान, ये सत्ता की साझेदारी का ही हिस्सा है। छोटी जाति को आरक्षण देना, छोटी जाति को सीट से लड़ाना, छोटी जाति को सब चीज देना, यही तो है सत्ता में साझेदारी। यानी सत्ता में साझेदारी मतलब पावर, सबको बांट देना। अब बताओ, ऐसा अगर कर देगी सरकार तो छोटी जाति के मन में खुशी होगी, नहीं नहीं ये देश मेरा है, सरकार ने मुझे अधिकार दिया, मैं इस बार नेता बना हूं। वो नेता बनेगा तो अपने कम से कम जाति का विकास तो कम से कम करेगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, समाज के सभी वर्गों का विकास होता है। तो ऐसा तभी संभव है जब क्या हो, सत्ता में साझेदारी। तो एक बात समझ लीजिए, सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होता है, और दूसरे अर्थ में भी समझिए कि सत्ता के साझेदारी का मतलब होता है कि सत्ता मतलब पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि जब किसी प्रतिनिधि को आप लोकतंत्र में चुनते हैं तो वो उसको आप क्या देते हैं, पावर देते हैं कि 5 साल तक तुम इस देश को या इस साम्राज्य को चलाओ, पावर देते हैं। तो वही पावर कहलाता है सत्ता। तो लेकिन वो आदमी सरकार चाहती है कि पावर केवल मेरे पास ना रहे, उसका हम क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं, सबको बंटवारा करते हैं। इससे क्या होगा, सभी वर्गों में बंटवारा कर दें, क्षैतिज बंटवारा करें या ऊर्ध्वाधर बंटवारा करें। क्षैतिज मतलब क्या, समझ गए ना, नगर न्यायपालिका, द्वार कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। मैं इतनी बातें यहाँ नहीं समझा सकता, अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने वीडियो बना रखी है, वहां जाके आप देख लें वीडियो को, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है कि सत्ता के किसी के पास जो पावर रहता है, पावर का विकेंद्रीकरण कर देना। विकेंद्रीकरण मतलब क्या, एक आदमी के पास न रखे, सभी को बांट देना कि सभी अपना अपना काम करो। इससे क्या होगा, सबको काम मिलेगा, सबको लगेगा ये देश मेरा है, सबको लगेगा ये लोकतंत्र मेरा है, और सब खुल के काम करेंगे। हम अलग अलग होने के बावजूद भी सब मिल के रहेंगे। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि मान लीजिए कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ABCD और E, 5 बच्चे हैं, और ये 5 बच्चे हैं, और 5 बच्चे में से एक सर हैं जिन्होंने केवल A, B, C और D को काम दिया, और E को बोला कि नहीं नहीं ये बहुत कमजोर है, ये मतलब कि कहने का मतलब है कमजोर, इतना पढ़ा लिखा नहीं, इसको काम नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, ABCD को सम्मान लिया, ABCD तो बड़ा खुश कि ये क्लास मेरा है, लेकिन E के मन में ये भावना पैदा हो जाएगी कि ये क्लास मेरा नहीं है, ये सर मेरे नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है। वो निराश होकर जाएगा घर पे, ये सोचेगा, और हो सकता है अगले दिन वो क्लास ही छोड़ दे, दूसरे क्लास को ज्वाइन कर ले। यानी हमारे समाज से उसका विभाजन हो जाएगा, हमारे क्लास से उसका विभाजन हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार, ये सर यही करते कि इसको ई को भी अगर कोई अधिकार देते, कोई छोटा सा काम देते हैं, तो ई भी खुश होता है, बोलता नहीं ये क्लास मेरा है, सबको सर ने बराबर अधिकार दिया है, मैं भी इस क्लास का हूं, मैं कभी इस क्लास को नहीं छोड़ूंगा। यही है सत्ता में साझेदारी। ये सर मतलब क्या, ये सत्ता जिसको हम जिताते हैं, ये सबको साझेदारी दिया, यानी अपना काम सबको बांट दिया। इससे क्या होगा, सभी वर्ग खुश रहेंगे, देश एकता की ओर जाएगा, और हम कभी सामाजिक विभाजन का रूप नहीं पकड़ेंगे। हमारी लोकतांत्रिक राजनीति, हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। तो आई होप आपको पता लग गया सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। जबकि सरकार यानी सत्ता, जो पावर जो है एक आदमी के पास न रखकर विकेंद्रीकृत कर दे, सबको बांट दे, तो उसे कहते हैं सत्ता में साझेदारी। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर कर सकते हैं, क्षैतिज कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी बातें आपको समझा दी है, आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। अच्छा बताइए, अभी मैंने तब से क्या चर्चा कर रहा हूं, यही तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि सत्ता की साझेदारी होगी तो लोकतंत्र बचा रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चा। क्योंकि साझेदारी किस लिए की जाती है, ताकि सबको समान अधिकार मिल सके। यहां देखिए ABCD सबको काम दे दिया था, अब सब ये मित्र हो गए। अगर एक को काम ना देते तो ये उस क्लास से अलग हो जाता, उसके मन में अलग भावना पैदा हो जाती कि नहीं होती, हमारे समाज में होता है। तो सबको सर ने अगर क्लास दे दिया, सबके बीच में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, तो अब ये पांचों खुश हैं। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को तो बचाएगी। अगर सत्ता में साझेदारी होगी तो लोकतंत्र हमारा मजबूत रहेगा, लोकतंत्र ताकतवर रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्व रखती है। क्या महत्व रखती है, तो आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कि देखिए सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है कि समाज के सभी वर्गों के बीच में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना, यानी सबको अधिकार दे देना। इससे क्या होगा, सबके बीच में एकता बनी रहेगी। जब सबके बीच में एकता बनी रहेगी तो इसका मतलब हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। मेन एकता बची रहेगी तो लोकतंत्र क्या होगा, बचा रहेगा। आई होप इसीलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है। तो सत्ता की साझेदारी यानी देश को बचाने के लिए सारे क्वेश्चंस थे, ये रिलेवेंट
1 to 16। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो रहा है 17, 18, 19, 20। अब यहां पे क्वेश्चन में बात आ रही है किसकी? राजनीतिक दल की। किसकी बात आ रही है? राजनीतिक दल की। अब ये राजनीतिक दल क्या होते हैं? अब देखिए, ये मुखिया और सरपंच का चुनाव की बात तो हम कर नहीं रहे। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? राजनीतिक दल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्तियों का समूह जब राजनीति करने के उद्देश्य से, किसी एक मंशे से, किसी विशेष उद्देश्य से राजनीति में आता है और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को देखता है, चुनाव लड़ने की संभावनाएं व्यक्त करता है, तो उसे कहते हैं हम, उस पार्टी को कहते हैं राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी। आई होप, यानी चुनाव लड़ने के लिए जो संघ आता है, 2-4 आदमी मिलकर जो आते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश की पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हैं और चुनाव लड़ने के लिए आती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो उसे कहते हैं राजनीतिक दल। ये परिभाषा आप सीख लीजिए। अब कहता है कि राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य हैं। अब बात आपके अगल बगल में देख लीजिए, राजनीतिक दल क्या काम करती है? चुनाव लड़ने का काम करती है। एक ही उद्देश्य पर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है? राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है। मान लीजिए बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी में कई कार्यकर्ता होंगे, हो सकता है हजारों कार्यकर्ता हों, लेकिन हजारों कार्यकर्ता का एक ही उद्देश्य होगा जो उस पार्टी का उद्देश्य होगा। पार्टी का जो उद्देश्य होगा, ये हजारों कार्यकर्ता उस पार्टी के उद्देश्य के साथ चलेंगे। तो इनका क्या होता है? सबसे पहला काम इनका एक उद्देश्य होता है राजनीतिक पार्टी का, मुझे यही करना है। अगर एक उद्देश्य नहीं होगा तो पार्टी बनेगी, पार्टी टूट जाएगी। बात क्लियर है? हाँ। राजनीतिक दल के कार्यों को लिखें तो सबसे पहले इनका एक उद्देश्य होता है। दूसरा, ये चुनाव का प्रचार करते हैं। प्रचार करना भी नहीं काम, जब चुनाव लड़ने आएंगे तो प्रचार भी तो आप ही करना हो, तो चुनाव का प्रचार करना, चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने अगर जीत गया तो सरकार बनाएगा, हार गया तो विपक्ष में बैठेगा। बात सुना रही है? तो 5 चुनाव काम तो हो गया। पहला, एक विशेष उद्देश्य के लिए काम करना। दूसरा, चुनाव का प्रचार करना। तीसरा क्या करना? तीसरा, चुनाव लड़ना। चौथा, जीतने के बाद सरकार बनाना। और हारने के बाद विपक्ष में बैठना या फिर जगह जगह पे आवाज उठाना कि जो सरकार जीत गई है वो गलत कर रही है। आई होप आपको राजनीतिक दलों का काम पता लग गया होगा। फिर क्वेश्चन है 18 नंबर राजनीतिक दल से, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? अब सिंपल सी बात है, अब बहुत अच्छी बात आ गई। बोल रहा है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, यानी कहने का मतलब है किसी इंसान में से अगर प्राण खींच लें तो कुछ नहीं बचता, वैसे ही लोकतंत्र में से अगर राजनीतिक दल खींच लें तो कोई प्राण नहीं बचता, लोकतंत्र बचता ही नहीं। अब कहीं कैसे बताता हूं मैं। अब गौर कीजिए, मैंने कहा था कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हम जनता जो है एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, किसी प्रतिनिधि को, हाँ या ना? तो किसी एक प्रतिनिधि को नहीं चुनते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक प्रतिनिधि नहीं, आप ये कहें कि एक राजनीतिक दल को चुनते हैं। किसको चुनते हैं आप? राजनीतिक दल को चुनते हैं, क्योंकि लोकसभा और आम सभा में, लोकसभा चुनाव में और आम सभा चुनाव में, आम सभा ने लोकसभा और क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा चुनाव में जो होता है वो एक पार्टी का अहम रोल होता है। वहां पे एक व्यक्ति लड़ने नहीं बल्कि पार्टी लड़ने के लिए आती है। लड़ तो एक व्यक्ति भी सकता है निर्दलीय से, लेकिन वहां पे योगदान किसका होता है? पार्टी का। किसका योगदान होता है? पार्टी, एक राजनीतिक दल का, क्योंकि आपको एक बड़े क्षेत्र में लड़ना होता है तो एक व्यक्ति इस काम को अंजाम नहीं सकता, तो वहां एक समूह बनाना होता है। और समूह मतलब कि आप जैसे ही आपने समूह बनाया राजनीतिक लड़ने के लिए, इसका मतलब राजनीतिक दल हो गए, राजनीतिक पार्टी होगी, आपको पार्टी का नाम रखना होगा। तो हम इसका मतलब है कि हम जो है किसी एक दल को चुनेंगे, जो दल हमको अच्छा लगता है, जिस दल में अच्छे चेहरे हैं उसको हम चुनेंगे, और चुनने के बाद क्या होगा? वो दल सरकार बनाएगी और हमारे लिए क्या करेगी? काम करेगी। तो बताइए हमने किसको चुना? दल को। अगर दल नहीं होता तो आप किसको चुनते? किसी को नहीं चुनते। इसका मतलब है जब नहीं चुनते तो लोकतंत्र क्या बचता? नहीं बचता। इसका मतलब है कि हम किसी दल को चुनते हैं और वो दल हमारे लिए काम करती है सरकार बनाने के बाद, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र में मेन तो दल हुआ। इसीलिए कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। क्यों? अगर जीत गया तो सरकार चलाएगा, मैंने कहा, और हार दिया गया तो विपक्ष में बैठेगा। विपक्ष में बैठने का मतलब क्या है? विपक्षी पार्टी क्या होता है? सुन लीजिए। मान लीजिए कि किसी को 51 सीट, क्या बोलते सीट सरकार बना लिया, किसी के पास 40 सीट है, उसने वो सरकार नहीं बना पाया, तो जो सेकंड स्थान पर रहता है वो विपक्ष में बैठता है। विपक्ष मतलब क्या? जो सरकार जीती है उसको मनमानी नहीं करने देगा। मनमानी नहीं करने देगा मतलब क्या? जो वो नियम लगाएगी, प्रावधान बनाएगी, संविधान में संशोधन करेगी, अगर वो समाज के लिए गलत होगा, देश के लिए गलत होगा, तो उस पर वो आवाज उठाएगी, समाज को ये बताएगी, देश को ये बताएगी ये जो सरकार जिसको आपने चुना है वो गलत कर रही है। तो इस पे नजर कौन रखता है? विपक्षी का। तो जीती हुई सरकार जितना काम ध्यान रखती है उतना विपक्षी का भी रोल होता है, क्योंकि विपक्षी गलत नहीं होने देती। ठीक है, क्योंकि जीती हुई सरकार को भी डर होता है, अगर हम गलत करेंगे तो विपक्षी बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ करेगा और हमें बदनाम करने क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको
तो राजनीति इसीलिए कहते हैं कि राजनीति दल जो है वो लोकतंत्र का प्राण है। क्यों? फिर एक बार कर लेते हैं। अगर जीत गया, हमने राजनीतिक दल को चुना तो वो सरकार बनाएगा, वो हमारे लिए काम करेगा, तो ये भी राजनीतिक दल। अगर हार गया तब भी वो विपक्ष में बैठेगा, विपक्ष में बैठेगा तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को गलत काम नहीं करने देगा। इसका मतलब है कि हार और जीत दोनों में ही लोकतंत्र को बचाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल। इसीलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र क्या है? प्राण है। अब आइए क्वेश्चन इस बात करते हैं 19 नंबर, राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करते हैं? सिंपल सी बात है। अच्छा बताइए, सत्ता में साझेदारी करते हैं, वही बात को रिपीट कर रहा है। मान लीजिए आपकी पार्टी जीत गई, विन कर गई, जिसको आपने चुना तो विन कर गई, तो वो सरकार बनाएगी, हाँ या ना? सरकार बनाएगी, तो सरकार बनाएगी तो इसका मतलब सत्ता में उन्होंने क्या कर ली? साझेदारी कर ली, हाँ या ना? आपके पार्टी में विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, सब जीते होंगे और सब आप सत्ता संभालने के चल गए, आप सबको काम मिलेगा कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, तो सत्ता में क्या हो गई? साझेदारी हो गई। तो एक काम है। और अगर आपकी पार्टी हार गई तो वो विपक्ष में बैठेगी, और विपक्ष में बैठेगी, गलत होने नहीं देगी, यानी लोकतंत्र में गलत होने नहीं देगी, तो वो भी क्या करेगी? सत्ता में क्या करेगी? साझेदारी कर लेगी। तो आप देखिए, हारने और जीतने के बाद दोनों में क्या हो रही है? सत्ता में क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में क्या करती है? साझेदारी करती है। तो आप लिखेंगे राजनीतिक दल जो होती है अगर जीत जाती है तो वो सरकार बना के अपने पावर को विकेंद्रीकृत करती है, सबके बीच में पावर बांट देती है। इससे ये होता है कि सत्ता में उस राजनीतिक पार्टी क्या होती है? साझेदारी हो जाती है। लेकिन अगर पार्टी हार जाती है मान लीजिए, तब भी वो सत्ता में साझेदारी करती है, विपक्षी दल भी सत्ता में साझेदारी करती है। कैसे? तो वो सरकार को गलत नहीं होने देती, या जो उनको गलत लगता है उनको सही करवाने की कोशिश करती है। तो जब विपक्षी पार्टी ने आवाज उठा के किसी चीज को सही करवा दिया, इसका मतलब उसने भी तो सत्ता में साझेदारी ले ली, भले वो जीता नहीं है लेकिन सत्ता में साझेदारी तो हो गई उसकी ना, हाँ या ना? आप हो गए हाँ। तो आपको स्पष्ट पता लगा कि राजनीतिक दल कैसे सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या करती है? साझेदारी करती है। अब आके बात करते हैं 20 नंबर में, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी करता है? अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है। हम पहले बात समझें, दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह का मतलब होता है, बात समझिएगा, दबाव समूह मतलब जो एक विशेष कुछ लोग की संघ होती है जो सरकार पे दबाव बनाने, किसी चीज को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाती है। क्या बनाती है? सरकार पे दबाव बनाती है। तो सरकार पे दबाव बनाती है ताकि उनकी बात को मान लिया जाए। जैसे कुछ विद्यार्थियों का, कुछ मजदूरों का यूनियन सरकार पे क्या दबाव बनाती है, कहीं अनशन, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल बैठ जाती है, तो ये सरकार पे क्या दबाव बनाती है। अब सरकार दबाव बनाती है तो सरकार को क्या होता है? उनकी बात माननी पड़ती है। तो बताइए, दबाव में अगर 10 आदमी बैठे थे, मान लीजिए 10 आदमी बैठे थे और सरकार ने उसकी बात मान ली, तो इनकी बात भी मानी गई। आप बोलोगे हाँ, ये भी खुश हो गए, बोलोगे हाँ, तो ये भी सत्ता में क्या हो गई? साझेदारी होगी। इनको भी लगेगा कि नहीं, हमने जो कहा सरकार ने क्या कर लिया? मान लिया। इसका मतलब सत्ता में क्या होगी? हमारी साझेदारी हो गई। तो दबाव समूह क्या करता है? किस तरह से? तो पहले क्या करता है? दबाव समूह एक कमेटी बनाता है, संगठन बनाता है और सरकार पे किसी विशेष बात के लिए दबाव डालता है कि नहीं, ये काम होना चाहिए। और उसको करने के बाद क्या करता है? दबाव बनाने के बाद क्या करता है? सरकार को ये कहता है कि वो काम होना चाहिए, सरकार क्या करती है? उस काम को कर देती है, या उसको मतलब आश्वासन देती है कि ये काम आपका हो जाएगा। तो अब इस तरह से वो सत्ता में क्या कर लेती है? साझेदारी बना लेती है। अगर बच्चों ने ये आवाज उठाई कि नहीं, हमें जॉब चाहिए, वैकेंसी निकालिए, उसके लिए सरकार पर दबाव बनाई और सरकार ने दबाव में आके ये वैकेंसी निकाल दी, तो बताइए इन संगठनों का सत्ता में साझेदारी हुआ कि नहीं हुआ? यानी इस पावर में ये लोग साझेदार हो गए कि नहीं हो गए? बोलोगे हाँ, हो गए कि नहीं हो गए। तो इसी तरह कहते हैं कि दबाव समूह किस तरह सरकार को प्रभावित कर सत्ता में क्या करती है? साझेदारी करती है। तो सरकार पर दबाव बनाती है, उस चीज को पारित करवा के ये सत्ता में क्या कर लेती है? साझेदारी कर लेती है, यानी देश के पावर में, सत्ता में अपना हिस्सेदारी अपना रख लेती है। जरूरी नहीं कि सत्ता में साझेदारी करने के लिए आपको सरकार ही बनना जरूरी नहीं, आप बाहर से भी रह के सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं। यानी अगर बाहर भी आप हैं और आपने कोई काम ऐसा किया जिससे लोकतंत्र को फायदा होगा, तो इसका मतलब आपने सत्ता में क्या कर ली? साझेदारी कर ली। आपने नौकरी के लिए आवाज उठाई और नौकरी हो गई तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसका मतलब आपने सत्ता में क्या कर ली? साझेदारी कर ली, क्योंकि आपकी आवाज की वजह से शायद 1000 लोगों को रोजगार मिला, तो सत्ता में क्या हो गई? साझेदारी होगी। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, ये पार्ट 2 है और आपको पार्ट 2 भी समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द इसका पार्ट 3 भी आएगा, यानी कि 20 के अलावा जो और 10 क्वेश्चंस हैं, जो 21 to 30 हैं, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा और पूरा समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर अगर कोई बात रह गई हो उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट 3 में और अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।